मेरा एक ही लक्ष्य है, जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सत्ताएं चौक की चौखट पे नाक रगड़ेंगी, वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसलिए देश और राष्ट्र में जो लोग फर्क नहीं बता पाए, प्रवचन 5-5 घंटे के देते हैं, हर दिन देते हैं, क्या वजह है कि जब इस देश में एक आम सनातनी हिंदू बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के, जब उसके अंदर जागृति पैदा हो रही है, वो सच को सच सुनना चाहता है, चिल्ला चिल्ला के हर चौराहे पे उस सच को बोलना चाहता है, तो ये कौन से संगठन हैं जो उस हिंदू से डर रहे हैं? कौन लोग हैं जो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका शत्रु ही कर रहा है, आपके बीच में भी ऐसे दलाल हैं जो आपको जागृत होने से रोक रहे हैं। इसलिए मैंने साफ कर दिया है पहले ही, ये राष्ट्र रहेगा, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, राष्ट्र परमानेंट है, अजर है, अनंत है। इसलिए राष्ट्र की तरफ फोकस करेंगे जिस दिन भी, तब सब कुछ बदलेगा। जब राष्ट्र के बारे में चर्चा होती है तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, शायद हम भी उस वक्त नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज संचार क्रांति के इस दौर में आज भी अगर आप नहीं जागे, फिर कह रहा हूं मैं, यह जागृति किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, यह जागृति सनातन हिंदू की पहचान के लिए है और यह चलती रहनी चाहिए। लिहाजा आज बार बार आपको 2022 और 23 के भारत में संविधान की चर्चा बहुत होती है। भारत के सनातनी हिंदू को हर 2 दिन के बाद कोई ज्ञान देने आ जाता है, संविधान में यह लिखा है, संविधान में वो लिखा है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हम दुनिया के वो लोग हैं कि हमने अपने बड़ों और बुजुर्गों से कभी सवाल नहीं किया, उनसे पूछा नहीं, हमने ये माना कि हमारे बुजुर्ग सही भी बात कह रहे होंगे। लिहाजा आज इतना बड़ा झूठ जो इस भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हमने अपने स्वार्थों में बहुत बातें की, लेकिन राष्ट्र के आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन को जागृत करने की कोशिश नहीं की। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है किसी में यह कहने की, जिसके कारण पूरी की पूरी पिछली 7 पीढ़ियां जो हैं भ्रमित हो गई। इसलिए मैंने कहा कि जब आपको लालच होता है, लालच का पहला रिएक्शन यह होता है कि जो लालची होता है वो कायर होता है, और कायर लोग शत्रु का सामना नहीं करते, उससे समझौता करते हैं। इसलिए लालच कोई बुरा मान जाएगा, किसी से हमें कोई फायदा हो रहा होगा तो नहीं मिलेगा। जब आपने इस लालच को अपने अंदर से निकाला, तब आपने सच बोलना शुरू किया और आपको एक पाखंड, झूठ, फरेब जोर जोर से बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। क्लासों में पढ़ाया जाता है, बच्चे सही आंसर लिख के आते हैं, फिर कहा जाता है किसने आजादी दिलाई, तो बताया जाता है कि एक पिताजी जिनके बारे में मैं पता नहीं कि वो कहां से आए थे,
बताया गया कि बापू ने दिलाई थी और बापू ने खड़ग बिना ताल भजन गा करके चरखा इतनी जोर से चलाया कि उसकी हवा में सब अंग्रेज इंग्लैंड चले गए। जब राष्ट्रों के जीवन में झूठ पढ़ लिया जाता है तो राष्ट्र की दुर्गति होती है, और परिवार में अगर सही संस्कार नहीं दिए जाते तो वो घर और परिवार समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। आपके मन में यह सवाल होगा कि पुष्पेन जी कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिसपे यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है। झूठ की परतें इन 70 सालों में इतने नीचे बैठ गई हैं कि आपको ऐसे तथ्यों को सुनते वक्त आप चौंकते हैं और विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन 2012 में जब यह सफर शुरू किया था तब यह अपने आप से प्रण लिया था कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर जब तक दुनिया भर में जितने भी आर्काइव हो सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जब तक उनसे 10-10 बार वेरीफाई न करें, सार्वजनिक मंचों से सिर्फ कहने के लिए और ताली बजवाने के लिए मैं बात नहीं कहता। आप सबने सुना होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। आप यही सुनते हैं, ये है कि नहीं है? बताइए हां या ना में। लेकिन किसी ने आपको ये डेट बताई कि फूल वाले चाचा ने शपथ कब ली थी? नहीं कोई बताता। गुणगान होता है और हम सबकी आदत है कि हम किसी झूठे को रोक कर नहीं कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। फूल वाले चचा ने 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉविल द्वारा शपथ दिलाई गई, और जब वो शपथ ले रहे थे तो यूनियन जैक उनके ऊपर था और इंग्लैंड के राजा के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए उन्होंने शपथ ली। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को नहीं ली। हम सब समझ रहे हैं कि 15 अगस्त को यह काम अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, इसके बाद एक और जघन्य अपराध हुआ। सुनेंगे कैसा अपराध था। हमें अपने होने पर शर्म आने लगेगी। हम बड़ी बड़ी बातें बैठ करके अपने घर में कर सकते हैं। जब दुनिया आपको देखती है तो दुनिया आपको 1947 से नहीं देखती। जब पूरा विश्व यह कहता था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो 2000 के भारत को देख के नहीं कहती थी, 1947 से नहीं कहती थी। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त से जानती है, बापू और फूल वाले चचा से नहीं जानती, नहीं जानती। इसलिए आपको यह बताया गया कि हमारे चचा को इतनी यातनाएं दी गई। सुबह सुबह एक अफसर आके उनसे पूछता था, सर आप नाश्ते में क्या लेंगे, कौन कौन सा अखबार पढ़ेंगे, और उनको इतनी कड़ी सजा दी गई थी कि उनसे पूछा जाता था कि आप अपनी बेटी को जो चिट्ठी लिखी है वो कब जाएगी। इतनी कड़ी सजा मिली। लोग आज वीर सावरकर का नाम लेते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। एक वीर सावरकर को एक तरफ रखें
और इस फ्रॉड खानदान को एक तरफ रखे, तब भी सावरकर की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए आगे सुनिए, ये महापाप कोई यही नहीं अधूरा है। मैं चाहता हूं जितने भी युवा यहां बैठे हैं वो मेरी बातों को इस संचार क्रांति के दौर में वेरीफाई करें। 12 साल के बाद भी मैं कहता हूं कि मेरी बात को सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए यकीन मत कीजिए। और जिस दिन आपको वो फैक्ट मिल जाए तो फिर पूरी ताकत से हजारों लोगों को बताइएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी की दूसरी घटना बताता हूं आपको। 28 अप्रैल 1948 1948 यह घटना आपको कोर्स की किताब में नहीं पढ़ाई जाएगी कि जिन्होंने कोर्स बनाया था उसमें तो दूसरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। यह आज हमारी पूरी टीम, जो एक टीम हमारी शोध में लगी हुई है, जिसकी सारी निगरानी देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार कर रहे हैं। और उन्हें कोई राजनीति का शौक नहीं है। काम तो वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को मानने वाला नहीं था। आपने 2014 में सत्ता नहीं बदली है। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने कोई सत्ता बदली है। आपने सत्ता पे लोगों को पेट्रोल के दाम और आलू के दाम कम करने के लिए नहीं बिठाया है। आपने जिन कारणों से बदला है, जिनको सत्ता में बिठाया है, उनको भी पता है कि कर्नाटक में कलबुर्गी की इस तहसील में इतने सारे लोग कोई गाने सुनने नहीं आए हैं, किसी फ्रॉड कथावाचक की कथा नहीं सुनने आए हैं। जो कथा भी सुनाता है और भगवान राम की कथा शुरू करता है और फिर उसमें मौला भी आ जाता है और अली भी आ जाता है। सब जानते हैं कि जो मंच पे बोल रहे हैं, न मैं आपको टिकट दिलवा सकता, न मैं किसी को जानता, न मेरी इतनी ताकत, लेकिन कोई बात है कि मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप अपने परिवार को छोड़ करके यहां बैठे हैं। यह ताकत से ही छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता डरा हुआ है। उनको यह लगता है कि हमने तो इन्हें भजन कीर्तन पे लगा दिया था। ये तो सिर्फ भजन कीर्तन करने वाले लोग थे। ये तो सिर्फ रिजर्वेशन के कारण नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके अलावा ये समाज कुछ करता ही नहीं था। वो इस बात से चिंतित है कि 700 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध होने लगा है। इसलिए कहते हैं भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि हर घर में इंटॉलरेंस हो जाए। अगर यह इंटॉलरेंस राष्ट्र को बचाती है तो अच्छी है। इसलिए 1948 में जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वॉइस रॉय थे, यानी 15 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वॉइस रॉय था, आजादी का खेल देखिए। जब आजादी की घोषणा हो भी गई तो आखिरी वॉइस रॉय जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का नुमाइंदा था, 15 अगस्त 1947 को उसे आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया।
यह कमाल की आजादी थी। लेकिन फिर देखिए उससे आगे क्या हुआ। वो लॉर्ड माउंटबेटन, जब उनको बर्मा का गवर्नर जनरल बनाया गया, यह 1948 की घटना है, तो आजाद भारत के आजाद प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश साम्राज्य के राजा को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी 28 अप्रैल 1948 को है। नेशनल आर्काइव में यह चिट्ठी रखी है। आपने पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ ली। इसलिए उस चिट्ठी में क्या लिखा है, इससे हमारे आजाद होने की औकात का पता चलेगा। उस चिट्ठी को उस वक्त के प्रधानमंत्री फूल वाले चचा साहब ने लिखी है। चिट्ठी क्या है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं। उस चिट्ठी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं क्योंकि नीचे उनके साइन है, 28 अप्रैल 1948। चिट्ठी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट्स his humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's ministers in the dominion of India that Shri Chakravarti Rajagopalacharya, Governor General of West Bengal, be appointed to be the Governor General of India। इसका हिंदी में अनुवाद है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपना विनम्र कर्तव्य प्रस्तुत करते हुए और महामहिम की स्वीकृति के लिए भारत के डोमिनियन में महामहिम के मंत्रियों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का सम्मान श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति का आदेश दिया जाए। हम आजाद हैं, हमें बताया गया कि हम आजाद हैं। यह चिट्ठियों का सिलसिला पहला है। अभी किताब में बहुत सारी चिट्ठियां हैं, जिससे पता चलेगा कि आप सिर्फ यही जानते थे कि फूल वाले चचा हैं, आपको चची का भी असली पता चलेगा कि ये चची कौन थी, इनका भी आपको पता चलेगा। और तथ्यों पे बात करिए, ये भावनात्मक बातें, ये डायलॉग, ये रेफरेंस, इससे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैंने मंच से अंबेडकर जी का नाम सुना, अंबेडकर जी का जिक्र किया गया। अंबेडकर से ज्यादा उस समय के नेताओं में कोई ईमानदार नहीं था, कि कोई ईमानदार नहीं था। राजनीतिक लोग उनके नाम से रोटियां सेक रहे हो, अगर हिम्मत है किसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने की,